हेलो फ्रेंड्स, संकल्प क्लासेज मल्लावा हरदोई के यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा, मैथ्स फैकल्टी संकल्प कोचिंग, आपके लिए पूरी मैथ्स में कुछ स्पेशल ट्रिक्स के साथ में पूरी मैथ्स लेके आया हूँ। ठीक है, इन स्टाइल ऑफ आदि सर। चलिए आते हैं, आज जो मैंने अपने वीडियो में कुछ ट्रिक्स रखी हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में 5 ट्रिक हैं और 5 ट्रिक पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि वन बाय वन कैसे कौन सी ट्रिक्स हैं और उनको वन लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पूरी मैथ्स को हम लोग को ऐसे सीखना है कि एग्जाम से पहले कभी रिवीजन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, लाइफ टाइम हम लोग को ऐसे मेथड, ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि लाइफ टाइम हम लोग को वो सारे मेथड्स हमेशा रिमेंबर रहे, याद रहें, हमेशा रिमेंबर रहें। जब वो रिमेंबर रहेंगे, माइंड में रहेंगे कहीं ना कहीं, तो हमें कभी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी सडनली हम लोग को कोई भी क्वेश्चन होगा, हम लोग तुरंत पिक करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो में वो 5 ट्रिक कौन कौन सी हैं। ठीक है, हर ट्रिक का पहला क्वेश्चन मैं डेमो क्वेश्चन के रूप में होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद के सारे क्वेश्चन आपको ही अपने आप से करने हैं और फास्ट तरीके से आंसर बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, और वो पहला क्वेश्चन कौन सा है। ट्रिक वन में जो पहला क्वेश्चन मैंने रखा है डेमो क्वेश्चन, वो मैं किस स्टाइल में करने जा रहा हूं आप देखिए। ठीक है, इसमें लिखा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान के किराए पे, शेष का 3/10 भाग खाने पे तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पे खर्च कर रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर हमसे पूछ रहा है इन सब खर्चों के बाद भी वो 1470 रुपए बचाता है, तो फाइनली वो लास्ट में पूछा जा रहा है कि वो खाने पे कितना खर्च कर रहा है। ठीक है, या तो वो पूछ सकता था उसका वेतन कितना है, ये भी पूछ सकता था, और लेकिन वो पूछ रहा है खाने पे कितना खर्च कर रहा है, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें वेतन निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, आते हैं मैं इसको कैसे सॉल्व करना है वन लाइन में। इसको करने के तो बहुत से तरीके हैं, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे मेथड्स चल रहे हैं मार्केट में। मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं और वो सबसे एप्रोप्रिएट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने का। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या मानना होगा, इसमें फ्रैक्शन की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा है अपने वेतन का 2/5 का मतलब होता है गुणा। तो देखिए कैसे क्या ये होगा। अपने वेतन का 2/5, तो ये जो लिखा है टर्म अपने वेतन का 2/5। ठीक है, तो वेतन का 2/5 निकालना है, तो ये 5 जो वैल्यू है 5, तो ये मान लेते हैं उसका वेतन स्टार्टिंग में 5 था, सपोज करिए 5 था, और 2/5 बताता है 5 में 2 भाग। ठीक है, 5 में 2 वो किस पे खत्म कर रहा है, मकान के किराए में। मतलब 5 इसकी, यदि उसका वेतन 5 है तो 5 में 2 वो किराए पे खत्म कर दे रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, 5 में 2 किराए पे खत्म कर रहा है, लेकिन उसके बाद लिखा है शेष का, तो शेष कितना बचेगा। 5 में 2 जब मकान के किराए पे खत्म करेगा तो शेष कितना बचेगा, 5 में 2 खत्म करेगा तो 3 शेष बचेगा। ठीक है, तो हमें शेष पर आधारित बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें कितना खर्च कर रहा है किस पे, उस पर मतलब नहीं है, हमें तो देखना है कि शेष कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना, हर बार सैलरी कितनी बच रही है, कितना उसका वेतन कितना बच रहा है खत्म करने के बाद। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या होगा, मैंने वेतन मान लिया x उसका। ठीक है, x का में 5 में 2 खत्म कर रहा है, तो कितना बचेगा 3। हमें तो शेष निकालना है ना, शेष पे फोकस करना है, तो x का 3/5 करेंगे। x का 5 में 2 खत्म कर रहा है, कितना बचेगा 3 3 कितने में, 5 में 3 बचेगा, तो 3/5 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा था जो ये हमारे पास अब शेष बचा है। यदि हमसे कहता, हम कोई पूछता कि किराए पे कितना खत्म कर रहा है, तब तो हम बताते वेतन का 2/5, वेतन का 2/5 किराए पे खत्म कर रहा है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वेतन का मकान के किराए पे नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है शेष बताओ, तो 5 में 2 खत्म कर रहा है किराए पे, तो 3/5, तो x का 3/5 करेंगे और फिर फर्दर देखेंगे। फिर लिखा था जो ये हम बोलेंगे शेष बच रहा है। ठीक है, इतना ये शेष बच रहा है ये पार्ट, और इसका 3/10 भाग वो खाने पे खत्म कर रहा है, तो हम खाने पे अभी नहीं निकालने जा रहे हैं, हमें तो आगे फर्दर फिर शेष से मतलब है।
तो हम बोलेंगे 10 में 3 खाने पे खत्म कर रहा है। यदि 10 शेष है, 10 यदि शेष है तो 10 में 3 खाने पे खत्म कर रहा है तो कितना बचेगा? 7। और मेरा शेष तो इतना है, ठीक है। तो 10 पे 3 खाने पे खत्म कर रहा है तो बचेगा 7। 7 कितने में? 10 में, तो 7/10 कर देंगे। ऐसे ही 8 में 1 खत्म कर रहा है यात्रा पर, तो अब कितना बचेगा? मुझे तो बचना रिमाइंडर कितना है वो देखना है। तो 8 में 1 खत्म कर रहा है तो 7/8, ठीक है। ये सब कर देंगे। अब इसको करने के बाद मेरे अकॉर्डिंग इतना बच रहा है भैया, 8 में 1 खत्म कर रहा है तो कितना बचेगा? 7। 7 कितने में? 8 में, तो 7/8 निकाल देंगे उसका। और मेरे अकॉर्डिंग तो इतना बच रहा है। क्वेश्चन में बता रहा है 1470 रुपए बच रहे थे, तो ये इक्वल करेंगे 1470 के। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्विंग आपको सब कुछ आप अपने आप से भी कर सकते हैं। इसकी सॉल्विंग सॉल्व करेंगे। x का मान आएगा, x क्या आएगा? वेतन आएगा। x क्या था? वेतन माना था, तो x वेतन आएगा। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। आंसर तो हमें निकालना है खाने पे कितना खर्च कर रहा है, तो हमें वेतन निकालने के बाद मैं खाने पे निकालूंगा, ठीक है। वो निकालता हूं, पहले निकालते हैं वेतन। चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको काटते हैं 7 से, और 7 दूनी 14, फिर 7 से काटते हैं, 7 तियां 21, और x का मान फाइंड आउट करते हैं। ये हो जाएगा 3 से 10 टाइम्स, और ये हो जाएगा 8 × 40 400, और 4000 है। x का मान हो जाएगा 4000। x वेतन हो जाएगा उसका 4000 रुपए। 4000 रुपए उसका वेतन हो जाएगा, ठीक है। 4000 वेतन हो गया। हमसे वेतन थोड़ी ना पूछ रहा था, हमसे तो पूछ रहा था वो खाने पे कितना खत्म कर रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे? 4000 का 2/5 ये तो था मकान किराए में, ठीक है। और फिर जो शेष बचता था उसका 3/10 खाने पे। तो हमें खाने पे पहुंचना है। तो मैं इसके लिए आंसर के लिए करूंगा खाने पे कितना खत्म करेगा। उसका वेतन कितना है? 4000, तो 4000, ठीक है। और 4000 में मकान के किराए पे खत्म करने के बाद कितना बचता है? तो 5 में 2 मकान के किराए पे, तो 3/5 ये शेष बचा मकान के किराए पे खत्म करने के बाद, तो ये शेष बचा है। और शेष का 3/10 खाने पे खत्म कर रहा था, तो ये शेष बचा है उसका 3/10 निकाल देंगे, ठीक है। शेष का 3/10 निकाल देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटते हैं, 5 × 40 और 9 × 8 72, तो ये हो जाएगा 720। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 720। खाने पे कितना खत्म कर रहा है? 720। हमसे पूछता वेतन कितना है, तो 4000 रुपए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 720 रुपए। फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डेमो क्वेश्चन ट्रिक 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो आपको ही सॉल्व करना है 1 लाइन में, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया। ये सॉल्विंग तो यहीं पे हो गई थी, कैलकुलेशन नेक्स्ट लाइन में की गई है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है और आप पढ़ लीजिए, और आपको ये जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन ट्रिक दिखाई है वैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। लिखा एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 1/4 भाग खाने पर शेष बची आय का एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं ये भी शेष पे आधारित प्रश्न है, तो इसको कैसे डील करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे ही सब कुछ करना है। इसमें मासिक वेतन मान लेंगे x, लेकिन लास्ट में देखिएगा वार्षिक आय पूछ रहा है, वार्षिक आय, तो मासिक आय निकलेगी पहले और फिर वार्षिक आय पे हम मूव करेंगे। वार्षिक आय 12 महीने होते हैं एक साल में, तो वार्षिक 12 महीने की आय पूछ रहा है। 1 महीने की निकालेंगे, उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वार्षिक आय निकल आएगी, ठीक है। तो पहले हमें रिक्वायरमेंट है मासिक आय निकालने की, तो पहले हम निकालेंगे मासिक आय। तो मैंने मान ली मासिक आय, ये जो मासिक आय थी मैंने मान ली x, ठीक है। मासिक आय मैंने मान लिया x, तो लिखते हैं x मासिक आय का 1/4 भाग खाने पर। मैं खाने पे निकालना ही नहीं चाहता हूं, मैं खाने पे चाहते ही नहीं हूं कि मैं खाने पे निकालूं। मुझसे पूछेगा तब मैं बताऊंगा ना कि खाने पे कितना होगा। मुझे तो शेष से मतलब है, शेष से मतलब है। तो आप बोलेंगे कि 4 पर 1 खत्म कर रहा है, 4 पर 1, 4 यदि मासिक वेतन है तो 4 पर 1 खत्म कर रहा है खाने पर, तो शेष कितना बचेगा, तो 3/4। तो हम बोलेंगे 4 में 1 खत्म कर रहा है तो 3 बचेगा, कितने में, 4 पे। ऐसे ही सो ऑन करना है। 3 में 2 खत्म कर रहा है, 3 में 2 खत्म कर रहा है तो कितना बचेगा, 1/3। और पुनः जो शेष बच रहा है उसका 9 में 1 भाग खत्म कर रहा है अन्य खर्चों पे, तो कितना बचेगा, 9 में 1 खत्म करेगा तो 8/9। और मेरे अकॉर्डिंग अब इतना बच रहा है, क्वेश्चन में बता रहे हैं 1600। क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, 1600। तो इसको इक्वल कर देंगे 1600 के, x का मान निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करिएगा, मैं सॉल्व कर देता हूं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा,
और 2 से 800 और 9 72, तो x का मान आ जाएगा 7200। x का मान आ जाएगा 7200। x क्या था? मासिक वेतन। हमसे मासिक वेतन तो नहीं पूछ रहा है, वार्षिक वेतन चाहिए। तो वार्षिक वेतन के लिए क्या करना होगा? मासिक वेतन में 12 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बात इसका फाइनल आंसर बताने के लिए इसी 7200 में आपको 12 का मल्टीप्लाई और करना होगा। तो ये आ जाएगा, मैं कर देता हूं, 1200 और 12 दूनी 24 और 2 हासिल 12 सत्ते 84, 84 2 86, तो 86400, 86400 इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। 86400 ये क्या आएगा? वार्षिक। मासिक तो आ रहा था 7200, मासिक पूछता तो 7200 आंसर था, वार्षिक पूछ रहा है तो 12 का मल्टीप्लाई के बाद आंसर बताएंगे। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। थर्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है और देखिए क्या आप फाइनल आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। इसमें आप मासिक वेतन दिया है और लास्ट में ही मासिक वेतन पूछ रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, वही आंसर होना है। ठीक है, तो सीखा अपने मासिक वेतन का 1/3 भाग अपने पति पर, शेष का 4/7 अपने बच्चों पर, तथा पुनः बचा शेष का 3/10 भाग अपने बॉयफ्रेंड पर खत्म कर रही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो सिंपल सा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं x मान लेता हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपने कर लिया होगा, अब तक आंसर भी बता हो चुका होगा। x मैंने मान लिया है, उसका सैलरी जो है स्टार्टिंग की मंथली सैलरी x मान लिया है। ठीक है, और x का 3 में 1 खत्म कर रही है तो कितना बचेगा? 2/3, तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है कि 7 में 4 खत्म कर रहा है तो कितना बचेगा? 3, 3 कितने में? 7 में, तो 3/7। अब पुनः 10 में 3 खत्म कर रहा है तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7 कितने में? 10 में, तो 7/10। और इन सबको खत्म करने के बाद उसके पास कितना बच रहा है? 15,000 रुपए बचते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 15,000 रुपए बैंक में जमा करती है, तो 15,000 जो बचते होंगे वही तो बैंक में जमा करेगी। इसकी सॉल्विंग करके एक्स का मान निकाले, और ये मंथली इनकम ही थी और मासिक वेतन ही था, एनुअल तो पूछ नहीं रहा था, एनुअल सैलरी, वार्षिक वेतन नहीं पूछा था, मंथली था, तो एक्स का मान ही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं और 4 ऑप्शन में अपना आंसर ढूंढते हैं। देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, बचता है 2 से 5 और 15 25 75, 75,000 इसका एक्स का मान आ जाएगा। एक्स बराबर आ जाएगा 75,000। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा इसका। आई होप क्लियर हुआ होगा और आप लोग मुझसे पहले कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ट्रिक 2, देखिए इसमें क्या करना है। ट्रिक 2 पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे कैसे डील करने हैं, ये मैथ्स में कहीं ना कहीं है सब कुछ। मैं पूरी मैथ्स में आपको शॉर्ट में जो ट्रिक्स जहां जहां भी अप्लाई की जा सकती है और उनको वैसे ही सीखनी है। ठीक है, उन्हीं मेथड्स के साथ में। चलिए आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस मैथ्स में बहुत जगह होंगे और इसी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कैसे क्या करना है। सालनी के पास क्वेश्चन में लिखा है, सालनी के पास 100 रुपए और 50 रुपए के कितने नोट हैं? 85 नोट्स हैं। ठीक है, 100 रुपए के कुछ नोट हैं, 85 और 50 रुपए के कुछ नोट हैं, और उनको जब काउंटिंग की गई है 1 बाई 1 तो 85 नोट उसके पास आ रहे हैं सालनी के पास। ठीक है, फिर लिखा था जिनका कुल मूल्य, और वो जो 85 नोट आ रहे हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट की गई है, रुपए में कितनी होगी। तो जब 100 रुपए का एक नोट होता है तो 100 रुपए बनता है। ठीक है, 2 नोट होंगे तो 200, ऐसे 50 रुपए का एक नोट तो 50, 2 नोट होंगे तो 50 + 50 तब 100 बनेगा। ऐसे ही करके वैल्यू कैलकुलेट की गई है उन 85 नोटों की। तो क्वेश्चन में बता रहे हैं वैल्यू आ रही है 5,000 रुपए। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है तो सालनी के पास 50 रुपए कितने नोट थे, तो वो कुछ भी पूछ सकता है, 100 रुपए के नोट भी पूछ सकता था। ठीक है, 50 के पूछ रहा है, तो देखते हैं कैसे करना होगा हमें ये क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन के लिए एलिगेशन मेथड यूज कर रहा हूं। ठीक है, एलिगेशन मेथड मतलब मिश्रण मेथड, और मिश्रण मेथड को कैसे यूज करते हैं, एलिगेशन मेथड कैसे लगाते हैं, मैं इस क्वेश्चन में दिखा रहा हूं। और ये मैथ्स में पूरा एक चैप्टर होता है एलिगेशन, RS अग्रवाल में पूरा एक चैप्टर दिया, वही उसी कॉन्सेप्ट से इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, मैं दिखाता हूं कैसे क्या करना है। ये होगा डेमो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही को प्रैक्टिस करनी होगी। ₹100 यहां पे लिख लेते हैं और 50 रुपए यहां लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे सोचिए कि सालनी के पास जो 85 नोट है वो 100 सारे के सारे 100 रुपए के नोट हैं, तो कितनी वैल्यू कैलकुलेट होगी, कितने रुपए उसके पास बनेंगे। 100 रुपए एक नोट होता है तो 100 रुपए बनते हैं, 2 नोट हो तो 200, ऐसे 85 नोट होंगे तो 100 × 85 यानी कि 85 100।
यदि सारे के सारे सालनी के पास जो 85 नोट थे ये सारे के सारे 100 रुपए के हों तो हम बोलेंगे उसके पास 85 रुपए होंगे। अब मैं सोचने जा रहा हूं वो सारे के सारे 85 नोट 100 रुपए के ना हो, 85 के हों, सॉरी 50 रुपए के हों, तो 85 नोट 50-50 रुपए के होंगे तो कितनी वैल्यू, रुपए में कितनी वैल्यू देंगे वो, तो वो कैसे निकालेंगे? 50 रुपए का एक नोट होता है तो 50 रुपए बनते हैं, 85 नोट होंगे तो 50 गुणे 85, तो 50 गुणे 85 कहीं रफ में सॉल्व कर लेंगे। तो आप ये सॉल्व कर लीजिएगा, 4250 रुपए आ जाएगा। तो ठीक है, तो 4250 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 50 रुपए के 85 नोट होंगे तो 4250 रुपए बनते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेकिन क्या क्वेश्चन में ये ऐसा तो था नहीं उसके पास 100 रुपए के सारे 85 नोट है, सारे सारे 100 रुपए के हों। यदि सारे सारे 100 रुपए के होते तो वैल्यू बनती 8500, तो वैल्यू तो 5000 दी थी। ऐसे ही सारे सारे 50 रुपए के होते तो वैल्यू बनती 4250, लेकिन यहाँ तो 5000 वैल्यू दी गई है। तो क्या करना है, कुछ 50 के हैं, कुछ 100 के हैं, इस वजह से ऐसा बन रहा है। तो ये जो 5000 लिखा है इसको हम लोग यहाँ मिडिल में लिखेंगे। ठीक है, एलिगेशन मेथड में क्या होता है, अब ये क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करते हुए हम लोग लिखते हैं, क्रॉस में घटाते हुए, अंतर लेते हुए, बड़े में से छोटे को घटाते हुए क्रॉस में लिखते हैं। ठीक है, तो करते हैं, 8500 में से 5000 घटाएंगे तो 3500, और 42, इन दोनों में कौन बड़ा है? 5000 में से 4250 घटाएंगे तो 5000 में से 4000 घटाते, 4200 घटाते तो 800, 50 और घटाना है तो 750 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये अनुपात ले लेते हैं, और इसको अनुपात मतलब होता है बटे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अनुपात कुछ नहीं होता है, भाग की तरह ही होता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 750 बटे 3, 3500 को कहीं रफ में सॉल्व कर लेंगे तो 5 से काटते हैं, एक बार 5 से और काट लेते हैं तो 3/14 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 3/14, इसको और सरल करेंगे तो 3/14 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3/14। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/14। अब ये आ जाएगा, इसका क्या मतलब है 3/14 का, कि 100 रुपए के नोट के लिए वैल्यू आ रही है अनुपात में 3, और 50 रुपए के नोट के लिए वैल्यू आ रही है 4 अनुपात में। ठीक है, सॉरी 14। ठीक है, तो 50 रुपए के लिए आ रही है 14 और इसके लिए आ रही है 3। ठीक है, तो टोटल यार 100 रुपए के नोट के लिए 3 और 50 रुपए के लिए 14, तो टोटल कितने नोट हो रहे हैं यार? 17, 14 धन 3, 17। क्या 17 नोट थे 100 और 50 के मिला के? नहीं, 85 नोट थे। तो हम बोलेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो 17 अनुपात में जो वैल्यू जा रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 100 और 50 के नोट 17 नहीं है, 85 है। तो एक का मान निकाल लेंगे, एक का मान अनुपात में निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। एक का मान 5, हमसे कह रहा था 50 रुपए के नोट, 100 रुपए के पूछता तो 3 का मान अनुपात में निकाल लेते। हमसे कह रहा था 50 रुपए के नोट कितना है, तो 14 का मान निकालेंगे। 14 का मान देगा 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो 14 25 70, 70 आ रहा है 50 रुपए के नोटों की संख्या। 100 रुपए के नोट पूछता तो 3 का मान निकालते, तो 3 का मान 15 हो जाता। ठीक है, 100 रुपए के होंगे 15 और 50 रुपए के होंगे 70। ठीक है, तो 70 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, बी पार्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये था डेमो क्वेश्चन ट्रिक 2 का, और नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो आप अपने आप से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक किसान के पास, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ तोते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ, कुछ बकरियां हैं लिखा है। ठीक है, फिर लिखा यदि इन सबके पास इन सबके सिरों की संख्या 240 तथा पैरों की संख्या 640 है, तो हमसे पूछ रहा है उस वहाँ पे कितनी मुर्गियाँ थी। ठीक है, इस टाइप के मैथ्स में बहुत से क्वेश्चन होते हैं, और कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं इस टाइप के स्पेशल क्वेश्चन में एक फार्मूला भी अप्लाई हो जाता है, तो कोशिश करते हैं उस फार्मूले को भी अप्लाई करने की और याद रखने की। कुछ टफ नहीं है, 8-10 बार प्रैक्टिस के बाद वो फार्मूला याद हो जाता है, और यदि फार्मूला याद नहीं रहता तो एलिगेशन मेथड, इसका रामबाण मेथड हमेशा के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। मैं फार्मूला दिखा रहा हूँ, और वो फार्मूला होता है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए। 4 पैर वाले जानवर। अच्छा बताइए, 4 पैर वाला जानवर इस क्वेश्चन में कौन सा होगा? क्या मुर्गियां और बकरियों में कौन सा होगा 4 पैर वाला जानवर? तो ऑब्वियसली बकरी है, तो ये जो फार्मूला निकाल के देगा बकरियों की संख्या देगा अपने क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बकरियों की संख्या दे देगा। ठीक है, फार्मूला होता है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे निकलती है, और
हमेशा याद रखिए 4 पैर वाले जानवर ही के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है। सबसे पहले ये 2 पैर वाला ही पूछता, जैसे यहाँ मुर्गियां पूछ रहा है 2 पैर के लिए, तब भी हम 4 पैर वाले, पहले बकरियों की संख्या निकालेंगे फिर मुर्गियों पे आएंगे, ठीक है। तो 4 पैर वाले जानवर कैसे निकालते हैं, जो टोटल आपके पास पैरों की संख्या है, टोटल पैर, कुल पैर बटे 2 माइनस कुल सिर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब आप कर सकते हैं, ये ऐसे ही याद करते हैं, पैर जितने भी टोटल पैर दिए उसमें 2 का भाग करिए और माइनस सिरों की संख्या कर दीजिए, तो क्या कौन निकलेगा, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल आएगी, ठीक है। तो कुल पैर कितने थे, 640 में 2 का डिवाइड करेंगे, तो 640 में 2 का डिवाइड करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 320, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, कुल सिर 240 थे तो 240 घटा देंगे, तो ये घटाइएगा 80 आ जाएगा, 80। बकरियों की संख्या आ गई 80, मतलब 240 सिर थे, यानी कि मुर्गी और बकरी मिला के 240 थे, क्योंकि एक जानवर का एक ही सिर होना है, तो मुर्गी और बकरी मिला के 240 थे, उसमें 80 तो बकरियां ही हैं, तो रिमेनिंग जो होंगी वो मुर्गियां होंगी, तो 240 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 240 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे 160 हो जाएंगी मुर्गियों की संख्या। हमसे मुर्गियां पूछ रहा था तो 160, बाई चांस बकरी पूछता तो आंसर होता 50, ठीक है। 160 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। हमसे तो ये बकरियों की संख्या निकली है 80, मुर्गियों की पूछेगा तो 240 में से 80 घटाएंगे तो उतने सिर मुर्गियों के होंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम लोग को, ठीक है। करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं तोते और यहाँ लिखते हैं हाथी, ठीक है। अब क्या करना है, 858, मैं इसको फार्मूले मेथड से नहीं बता के एलिगेशन देखना है, ठीक है। फार्मूला आप कर लीजिएगा, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर टोटल पैर बाई 2 माइनस सिरों की संख्या, उससे निकाल के आंसर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको एलिगेशन दिखा दे रहा हूँ कैसे अप्लाई होगा यहाँ पे। तो मैं ये सोच रहा हूँ 858 सिर है तो 858 टोटल होंगे तोते और हाथी मिला के, तो 858 सिर हैं तो सारे के सारे मैं सोच रहा हूँ तोतों के हों एक बार सोचूंगा और सारे के सारे हाथियों के हों एक बार सोचेंगे, ठीक है। तो 858 सिर सारे के सारे तोतों के होंगे तो क्या कैसे क्या बनेगा, तो 858, एक तोते के 2 पैर होते हैं, मैं पैर काउंटिंग करने जा रहा हूं, 858 सारे के सारे तोते हो तो कुल कितने पैर बनेंगे, तो 858 क्रॉस 2 करेंगे तो इसको सॉल्व करेगा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 11, 8 दूनी 16, 17, ठीक है। और सारे के सारे जो मैं दोबारा सोचा हूं सारे के सारे 858 सिर्फ हाथियों के हो तो कुल कितने पैर बनेंगे, तो 858 गुणे 4 करेंगे तो इसको सॉल्व करेगा, 8 चौक 32, 3 5 चौक 20, 3 23 और 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 और 5 चौक 20, 20, 3 23, 2 और 8 चौक 32, 32, 33, 34, ठीक है, इतना बनेगा। लेकिन क्या वहां पे तो पैर तो इतने दिए गए थे 1746, तो यहाँ पे 1746 यहाँ रखेंगे और क्रॉस में एलिगेशन मेथड में क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करिए, क्रॉस में घटाएं इसको और फिर वैल्यू लिखते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे, 1746 में से 1716 घटाएंगे 30 आ जाएगा, 3432 बड़ा है और उसमें से 1746 को घटाएंगे तो घटा लीजिए तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 6, यहाँ बचेगा 2, यहाँ आ जाएगा 8 और फिर यहाँ हो जाएगा यहाँ आ जाएगा 33, तो यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, सरल कर लीजिएगा, सरल हो रहा है क्या, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये 3 से कट रहा है, तो 6 दूनी 12, 1 13, 13 और 8, 13 8 3, हाँ तो 3 से कट रहा है तो 3 से काट लेते हैं, इसको सरल कर लेते हैं, तो 3 से काटें तो 3 से 10 टाइम और इसको 3 से काटें तो 3 पचे 15 और 3 छंग 18, 3 दूनी 6, इतना हो गया, ठीक है। 2 से कट रहा है तो 2 से भी अभी काट लेते हैं, तो 2 पंचे 10 और फिर ये 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16 और 2 इक्की 2, 5 और इतना आ गया। मेरे अकॉर्डिंग तोते आ रहे हैं 281, हाथी आ रहे हैं 5, तो टोटल कितना, तो हम बोलेंगे 281 और 5 तो 286 हुआ, तो 286 वहां पे टोटल सिर होने चाहिए, तोते आ रहे हैं 281, हाथी आ रहे हैं 5, तो अनुपात में हम बोलेंगे 281 और 5 286, मेरे अकॉर्डिंग तो 286 आ रहे हैं, लेकिन वहां 286 सिर होने चाहिए थे हाथी और तोते मिला के, लेकिन वहां पे तो सिर है 858, तो 1 का मान निकाल लेंगे, 1 का मान आप निकालिएगा तो आ जाएगा 3, 1 का मान 3
ठीक है, हमसे क्या कर रहा था, तोतों की संख्या के लिए आप 281 का मान निकालेंगे। हमसे कहता है हाथियों की संख्या, तो 5 का मान निकालते हैं। हमसे कह रहा था तोतों की संख्या, तो अनुपात में 281 का मान निकालेंगे। तो 281 का मान निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की 3 8 के 24 और 3 दूनी 6 7 8 843 आ जाएगा। तो तोते हाथी कहता है, तो हम निकालते 5 का मान, तो 15 हाथी हो रहा होता है। ठीक है, तो 843 तोतों की संख्या के लिए यह ऑप्शन है। ठीक है, कर पाएंगे। मैंने एलिगेशन मेथड लगाया है, फार्मूला मेथड नहीं लगाया यहाँ पे, केवल आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे एलिगेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक परीक्षा में इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, एक परीक्षा में परीक्षार्थी, तो इसमें क्या है, एक स्टूडेंट है वो एग्जाम दे रहा है और कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, उसमें उसके कुछ सही हो रहे हैं, कुछ गलत हो रहे हैं। इन सब के बाद हो सकता है 140 क्वेश्चन सही के हैं, तो सारे के सारे, तो ऐसा तो नहीं है सारे के सारे सही हो गए, सारे के सारे सही हो सकते हैं, सारे के सारे गलत भी हो सकते हैं, बाई चांस पे है वो। तो मैं यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बता रहा है कि यदि एक सही होने पे 5 अंक मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत होने पे 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, एक सही क्वेश्चन पे 5 अंक और एक सही गलत होने पे 2 निगेटिव हो जाता है। ऐसे ही होता है एसएससी सीजीएल के प्री के एग्जाम में भी, तो यही होता है, एक क्वेश्चन सही होने पे 1 अंक प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट को और गलत होने पे 1/4 उसका निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है। तो कह रहे थे इन 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी वो 350 अंक ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, प्राप्त कर रहा है, तो 350 अंक प्राप्त कर रहा है, तो उसने सही क्वेश्चन कितने सही किए हैं वो फाइंड आउट करना है। 140 में उसके सही कितने हुए हैं क्वेश्चन, वो हमें निकालना है। गलत भी पूछ सकता था। ठीक है, तो हम इसको भी एलिगेशन मेथड से यूज कर रहे हैं। कैसे, जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन आपको ने देखा हाथी और तोते वाले क्वेश्चन में कैसे मैंने एलिगेशन लगाया था, सेम यहाँ पे भी मैं लगा रहा हूँ, इतने स्पेस में लगा के आपको दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे लिखिएगा सही, यहाँ लिखेंगे गलत प्रश्न। ठीक है, मैं मानता हूँ 140 क्वेश्चन में सारे के सारे सही हो रहा है, तो एक क्वेश्चन सही होने पे 5 अंक है, 140 क्वेश्चन सही होने पे 140 गुणे 5 करेंगे, 140 के 140 क्वेश्चन उसके सही हो जा रहे हैं। पढ़ने में बहुत तेज है, उसके सारे एक भी रॉन्ग ही नहीं हुआ है। तो 140 में मैं मान रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे, तो 140 गुणे 5 उसके, यानी कि 14 25 700 अंक उसको दिए जाएंगे, 700 उसके अंक बनेंगे। ठीक है, तो 700 लिखेंगे और मैं मान लेता हूं दोबारा में उसके सारे के सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएं, 140 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करे, बाई चांस उसके सारे के सारे रॉन्ग हो जाएं, तो कितने उसके मार्क्स बनेंगे। तो एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पे माइनस का 2, तो 140 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे, तो सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, माइनस के कितने बनेंगे, 140 क्रॉस माइनस का 2, तो माइनस का 280 हो जाएगा। एक क्वेश्चन गलत होने पे माइनस का 2, तो 140 क्वेश्चन होने पे गलत होने पे तो माइनस का 280। और लेकिन क्या उसके सारे के सारे सही हुए हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं सारे के सारे सही हो गए। सारे के सारे सही होते तो 700 अंक आते हैं, यहाँ तो 350 अंक प्राप्त कर रहा है, और सारे के सारे गलत होते तो निगेटिव उसके अंक आ रहे होते हैं, यहाँ पे तो पॉजिटिव है 350। तो ये जो 350 है, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखेंगे और क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्रॉस में हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, इसमें से इसको घटाते हुए यहाँ लिखेंगे, इसमें से जो बड़ा है उसको घटाते हुए यहाँ लिखेंगे, जो बड़ा होता है उसमें से इसको घटाते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको। 700 में से 350 को घटाएंगे, 700 में से 350 को घटाएंगे तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, 450। देख लीजिए 600, हाँ इसमें 350 में से कौन बड़ा है उसको देखेंगे, तो 350 और माइनस का 280 में कौन बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली यार जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बड़ी होगी, तो 350 बड़ा होगा। 350 में से माइनस का 280 सब्ट्रैक्ट करना है, तो अल्टीमेटली करना क्या है, 350 में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 280। तो आप देखेंगे ये माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइनली सब्ट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन वो अल्टीमेटली वो एडिशन ही हो रहा है। तो आप इसको जो माइनस माइनस प्लस होने की वजह से तो ये हो जाएगा 8 7 15, 8 5 13, 8 5 13 और 630 आ रहा है। ठीक है, तो 630 यहाँ लिख देंगे, 630। अब ये इसका कैलकुलेशन को ये आया है। ठीक है, अब इसको अनुपात को सॉल्व कर लेंगे, तो 7 से काट देंगे, तो आप इसको करिएगा तो ये हो जाएगा, इसको अनुपात को सॉल्व करें तो 7 9 63 और 7 5 35,
9 अनुपात 5 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 63 और 35 का 63/35 कितना होगा, 63/35 होगा, 9 अनुपात 5। तो सही क्वेश्चन के लिए आ रहा है 9 और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ रहा है 5। तो सही क्वेश्चन 9 किए हैं अनुपात में, रॉन्ग क्वेश्चन उसके गलत हुए हैं 5। 9 5 कितना, टोटल 14 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे क्या? नहीं, सही और गलत तो जोड़ के तो 14 ही हो रहा है। अटेम्प्ट तो उसने 140 किए हैं, तो हम बोलेंगे 14 का मान 140, 14 का मान 140, तो 1 का मान निकालेंगे। 1 का मान आ जाएगा कितना, 10। 1 का मान 10, हमसे कह रहा था सही क्वेश्चन, सही कितने किए हैं तो 9 का मान निकालते, गलत कितने किए तो 5 का मान निकालेंगे। हमसे क्या कह रहा है, सही के लिए 9 का मान निकालेंगे, तो आंसर आ जाएगा कितना, 90। तो आंसर हो जाएगा 90। सी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा एलिगेशन मेथड कैसे लगाना। अब तक तो आपकी पकड़ मजबूत हो गई होगी एलिगेशन मेथड पे। चलिए आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको एलिगेशन ही लगाना था और एलिगेशन से कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपने देखा। मान लीजिएगा सारे के सारे सही हो जाए तो कितने मार्क्स, और मान लीजिएगा सारे के सारे रॉन्ग हो जाए तो कितने मार्क्स होते, और कितने उसने प्राप्त किए हैं, उसी में एलिगेशन लगाना होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं यही, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए आते हैं ट्रिक थर्ड पे मूव करते हैं। ट्रिक थर्ड में क्या है, मैंने कौन सा इस ट्रिक थर्ड में कौन से टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में आते हैं, घातांक करनी में इस टाइप के क्वेश्चन, सर्ट इंडिसेज वाले में हो सकते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो सबसे बड़ी पूछेगा या सबसे छोटी संख्या पूछ रहा होगा, या पूछ रहा होगा कौन बराबर हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, या उनको आरोही क्रम में सेट करने के ऑर्डर से 4 ऑप्शन में पूछ सकता है, या अवरोही क्रम में उनके ऑर्डर पूछ सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए मैं वन लाइन में सॉल्व करने की मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। ये जो नंबर्स लिखे हैं, ये जो नंबर्स लिखे हैं 60, ठीक है, और 48 और 36, 60, 48, 36, 24, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इनका आपको मासापा लेना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक है, HCF, और HCF लेंगे 60, 48, 36 और 24 का HCF और LCM कैसे लेते हैं मैं वन लाइन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अभी तो HCF मासापा कैसे लेना है, ठीक है, तो मासापा इनका कैसे लेंगे, और एक लाइन में हिट एंड ट्रायल अप्रोच मैं यूज करूंगा। एक तो होता है भाग विधि, मैं वो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, दूसरा है हिट एंड ट्रायल अप्रोच। ऐसे ही LCM के लिए गुणनखंड फैक्टर मेथड होता है, और दूसरा होता है हिट एंड ट्रायल अप्रोच। तो मैं हिट एंड ट्रायल अप्रोच सबसे पहले लगाता हूँ अपने क्वेश्चन में। HCF निकालेंगे। HCF देखने के लिए आपको सबसे छोटी संख्या पहले देखनी है कि सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है, तो बताओ 60, 48, 36, 24 में कौन छोटी है, 24 छोटी है। अब हम ये चेक करेंगे क्या 24 का भाग बची सभी संख्याओं में पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 24 का भाग तो 36 में ही नहीं जा रहा है, तो आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सब में जाना चाहिए। और सब में चला गया होता तो 24 हमारा HCF हो गया होता, लेकिन ये सब में तो जा ही नहीं रहा है, एक ही में नहीं जा रहा। सबसे पहले ही ट्राई किया, ठीक है, तो नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, 24 का आधा, ठीक है, 24 का आधा 12 का चेक करेंगे। 24 का आधा 12, क्या 12 का भाग सब में जा रहा है, क्या 12 का भाग पूरा पूरा सब में जा रहा है। तो यदि 24 का ही जा रहा होता तो 24 HCF, 24 नहीं जा रहा तो उसका आधा चेक करेंगे, उसके आधे का जा रहा है क्या, उसका भी नहीं जा रहा तो एक उसका तिहाई करते, तिहाई तो 8 हो जाता, 8 चेक करते, चौथाई चेक करते, चौथाई 6 होता है, 6 का भाग चेक करते, और वो भी नहीं हो रहा होता, उसका भी भाग नहीं आ रहा था, तो 5वां हिस्सा चेक करते। 24 का 5वां हिस्सा तो दशमलव में जा रहा होगा, तो वो नहीं चेक करते हैं। 6वां हिस्सा चेक करते हैं, बात समझ पा रहे हैं आप, दशमलव वाली वैल्यू नहीं चेक करते हैं, बाकी ऐसे ही चेक करना होता है हिट एंड ट्रायल अप्रोच। तो अभी तो फिलहाल 12 इसका HCF हो गया है, और 12 HCF हो गया है, तो इस 12 का भाग करते हैं 60 में, कितनी बार जाएगा, 12 पंच 60, तो 2 की पावर 5 लिख लेते हैं, और उसकी पावर 12, 2 की पावर 5, 12 का भाग इस HCF का भाग 60 में देते हैं, 5 बार गया, उसकी पावर 12। तो देखिए घातों के बीच में ब्रैकेट आता है, तो घातों का ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो 12 पंचे 60, तो 60 ही तो था। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर इसको देखें, ये 3 तो ये 3 लिखा जाएगा, ये 3 तो ये 3 लिखा गया है, ठीक है, और 12 का भाग 48 में देंगे, 12 चौक, तो 3 की पावर 4 और उसकी पावर 12 लिख देंगे। जो HCF आया है वो पावर्स में रहेगा। फिर यहाँ पे ये 4 तो ये 4 लिखा जाएगा, और 12 का भाग 36 में देंगे, 12 दूनी 24 36 और उसकी पावर 12 एंड सो ऑन। 5 तो 5 लिखेंगे, और 12 का भाग 24 में देंगे, तो 12 दूनी 24 उसकी पावर 12। ठीक है,
अब यार सब में पावर 12 सेम हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है, तो पावर्स को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32 और 3 की पावर 4 81, ये 4 चौक 16 चौक 64 और ये 25। ठीक है, ये सब हमारे पास बच रहे नंबर। तो 32 81 64 25 में कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, सबसे छोटी पूछ रहा था, कौन सबसे छोटी देखते। तो अभी तो सबसे बड़ी आ रही है 81। 81 की ओरिजिनल संख्या कौन सी है, तो 81 की ओरिजिनल संख्या है हमारे पास 3 की पावर 81, तो ये हो जाएगा आंसर सबसे बड़ी संख्या के लिए। सबसे छोटी पूछता तो 25 के लिए सबसे छोटी संख्या के लिए आंसर होता 5 की पावर 24। अभी हमारा फिलहाल आंसर हो रहा है 3 की पावर 48, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा और आपने सीखा कि वन लाइन में कैसे इसको सॉल्व करना है। HCF लिया और चेक किया, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप भी करिएगा, मैं भी आपको एक बार और दिखा दूंगा। ठीक है, करके आते हैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा। सबसे पहले पावर्स को जो घाते लिखी हैं इनका आपको HCF लेना है। तो 60 40 30 और 20 का HCF लेना है। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 60 40 30 20 में 20, क्या 20 का भाग सभी संख्याओं में जा रहा है, रिमेनिंग जो संख्या है 60 40 30, तो 20 का भाग तो 30 ही में नहीं जा रहा है। तो क्या करना होगा, 20 का आधा चेक करिए, 20 का आधा तिहाई चौथाई ऐसे चेक करना होता है। तो 20 का आधा 10, 10 का भाग सब में जा रहा है तो 10 इसका मासापा हो जाएगा। अब जो मासापा आ रहा है 10, उस 10 का भाग हमें घातों में देना है। ठीक है, तो इसका HCF आ गया है, इसका आधा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका HCF आ गया है 10। ठीक है, आते हैं अब 10 का भाग, मैं एक लाइन रिड्यूस करूंगा और डायरेक्टली अब मुझे आंसर देखना है। तो 10 का भाग मैं 60 में दूंगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 6। ठीक है, इस 10 का भाग मैं दूंगा आपकी 40 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो मैं लिखूंगा 3 की पावर 4। इस 10 का भाग मैं 30 में दूंगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो मैं लिखूंगा ये 4 बेस जो है 4 की पावर 3। 10 का भाग 30 में दिया, कितनी बार गया, 3। फिर मैं लिखूंगा 5 और अब 10 का भाग मैं दूंगा 20 में, कितनी बार गया, 2 बार। तो मैं लिखूंगा 2। इसको सॉल्व कर लें, 2 की पावर 6 होता है 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 64 और ये होता है 81, ये होता है 4 चौक 16 चौक 64 और ये होता है 25। ठीक है, हमारे पास ये आ गई वैल्यूज। अब मैं चेक करूंगा इनमें सबसे हमसे क्या क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए 64 81 64 25 में सबसे बड़ी संख्या 81। 81 की ओरिजिनल संख्या क्या है, 81 की ओरिजिनल संख्या, तो 81 कहाँ से आ रहा है, इससे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 की पावर 40 सबसे बड़ी। सबसे छोटी कहता तो सबसे छोटी 25 के लिए 5 की पावर 20 आंसर होता, हमसे छोटी नहीं कह रहा था, सबसे बड़ी। तो 3 की पावर 40 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा इस टाइप के सारे क्वेश्चन कैसे डील करने होते हैं। आते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अपने आप से अटेम्प्ट कीजिए और ट्राई करिए कैसे क्या होगा। इसमें भी एलसीएम लेना होगा, 28 21 24 का एलसीएम, 28 21 14 का एलसीएम, 28 21 14 का एलसीएम। तो लीजिए, 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होना है। 28 21 एलसीएम सॉरी HCF लेना है, HCF। तो 28 21 14 का एलसीएम, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 14। क्या 14 का भाग 21 28 से पूरा जाता है, नहीं जा रहा है। तो 14 का आधा कितना होगा, 7। 7 का भाग क्या जाता है, जाता है। तो HCF कितना हो जाएगा, 7। अब इस 7 का भाग घातों में दे देते हैं। 7 का भाग जब आप ये तो बेस तो लिख ही लेते हैं, बेस कितने हैं, 3 है 4 है 8। ठीक है, अब घाते कैसे लिखेंगे, 7 का भाग 28 में दिया, 7 चौक को, 7 का भाग 21 में दिया तो 7 तिहाई 21, 7 का भाग 14 में दिया, कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 और ये हो जाएगा 8 64। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। इनमें सबसे हमसे कह रहा था, फिर से कह रहा है फर्दर, सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ी संख्या 81 64 64 84 में कौन सी बड़ी है, ये सॉरी यहाँ पे होगा 64। ठीक है, 8 64। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम बोलेंगे ये दोनों तो सेम है और 81 सबसे बड़ी है। तो 81 की ओरिजिनल संख्या कौन सी है, 3 की पावर 28, 3 की पावर 28 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
सबसे बड़ी। इसमें सबसे छोटी नहीं निकाल सकते थे, इसमें इक्वल बता सकते थे कौन दो संख्याएं सब बराबर हैं, वो फाइंड आउट कर सकते थे। छोटी तो है ही नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ट्रिक 4 है और इसमें क्या करना है देखिए। ट्रिक 4 में मैंने किस टाइप के क्वेश्चंस रखे हुए हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। लिखा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 निकालने को कहा गया, लेकिन उसे भूलवश त्रुटिवश गलती से उसने क्या कर दिया है, 3/14 की जगह 3/4 निकाल दिया उसी संख्या का। तो क्या हुआ है, जब उसने 3/4 निकाल दिया तो उसका जो उसका उत्तर अब आ रहा है, सही उत्तर से 150 ज्यादा आने लगा उसका। ठीक है, तो कह रहा है हमसे कि वह संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको फिर से एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं और वो शॉर्ट ट्रिक ही अप्लाई करनी है। जब भी इस टाइप से होगा, किसी संख्या का 3/14 निकालना है, फिर उसी संख्या का 3/4 निकालना है, तो संख्या को ऐसे सपोज करेंगे कि देखिएगा कि संख्या को हम x नहीं मानेंगे। यहाँ पे x नहीं मान रहा है, क्यों? एक बार निकालना है हमें संख्या का, मेरी बात सुनिए, संख्या मैंने यदि आप x मानते हैं तो x का 3/14 निकालने को बोला जा रहा है। दोबारा में x का कह रहा है, लेकिन उसने गलती से, ये सही था, ये सही निकालना था उसको, लेकिन गलती उसने क्या कर दी है, गलती कर दी है, उसने x का 3/4 निकाल दिया है। ठीक है, भूलवश उसने 3/4 निकाल दिया है। तो आप ऐसी संख्या सपोज करिए, ये जो x है इसको ऐसा सपोज करिए कि 14 से कटने वाली संख्या हो जाए और साथ ही साथ 4 से भी कटने वाली संख्या हो। तो 14 और 4 से कटने वाली संख्या को हम x मानेंगे। क्यों मानेंगे? कैलकुलेशन हमारी इजी होगी। यार यहाँ तो यार 14 से x कट ही नहीं रहा है, तो यार कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी ना। तो हम x की वैल्यू ऐसी सपोज करेंगे, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में होगा क्वेश्चन तो इसी टाइप का से दिमाग चलाना स्टार्ट करते हैं। तो x संख्या कैसी मानेंगे? 14 और 4 दोनों से कटने वाली, जो हर में वैल्यू आ रही है इनसे कटने वाली संख्या को मानेंगे। तो 14 और 4 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या की बात करें तो एलसीएम ले सकते हैं 14 और 4 का, नहीं तो 14 और 4 का गुणा करके 14 4 को 56 कोई संख्या मान सकते हैं। 56 से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में संख्या के लिए 56 का मान निकाल लेंगे, संख्या 56 मान सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं 14 और 4 से कटने वाली सबसे आसान संख्या की बात करें तो इनका मल्टीप्लाई करके तो कर ही सकते हैं, लेकिन एलसीएम ले लीजिए 14 और 4 का एलसीएम। 14 और 4 का एलसीएम की मैं बात कर रहा हूं, तो 14 और 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एलसीएम कैसे लेते हैं? सबसे बड़ी संख्या देखी जाती है, एचसीएफ के लिए, मासापा के लिए सबसे छोटी देखते हैं। अभी एलसीएम में 14 सबसे बड़ी है, चेक करेंगे क्या बची संख्याओं का भाग क्या सबसे बड़ी संख्या में पूरा पूरा जा रहा है? 4 का भाग 14 में जाता है क्या? नहीं जाता है पूरा पूरा। तो 14 का डबल चेक करेंगे, लासापा में दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना चेक करती है सबसे बड़ी संख्या का, और मासापा में सबसे छोटी संख्या का आधा, तिहाई, चौथाई, पांचवा हिस्सा ऐसे चेक किया जाता है। ठीक है, तो अभी आते हैं 14 का डबल 28। क्या 4 का भाग 28 में जाता है? जाता है, तो 28 ही इसका एचसीएफ हो जाए, एलसीएम हो जाएगा 28। अब क्या करना है, मान लेते हैं माना संख्या 28, x नहीं माना मैंने, मैं संख्या को मान रहा हूं 28। ठीक है, माना संख्या 28। अब क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन फिर से करेंगे। 28 का 3/14 निकालेंगे, तो आप निकालिएगा 28 का 3/14 कितना आ जाएगा? 6। और दोबारा में मैं निकालूंगा 28 का 3/4, 28 का 3/4 संख्या का 3/4 निकालने को कहा जा रहा है, कह रहा है। तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 21 आ जाएगा, 21। पहले आंसर उसका सही उत्तर आना चाहिए था 6, लेकिन आ रहा है उसका, लेकिन गलती उसने 3/4 से गुणा कर दिया, तो 21। तो 6 से 21 कितना ज्यादा? 15 ज्यादा। और क्या 15 ज्यादा? नहीं, 150 ज्यादा लाना है क्वेश्चन में। तो हम बोलेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो यार 15 ज्यादा, क्वेश्चन में बता रहे 150 ज्यादा। 15 का मान 150, 1 का मान 10, 1 का मान 10 हमसे कह रहा था, वह संख्या कह रहा था, तो संख्या कहता, तो संख्या के लिए 28 का मान निकाल लेंगे। संख्या मैंने माना संख्या 28 थी, तो 28 का मान हमारी संख्या दे देगा 280। 280 संख्या होगी एक्चुअली। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो 28 थी, लेकिन उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले जाएंगे मान, तो 280। फाइनल आंसर इसका 280 आ जाएगा संख्या के लिए। आई होप बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। आपको डेमो क्वेश्चन समझ में आया तो इस क्वेश्चन को अप्लाई करिए, इसी क्वेश्चन में कैसे क्या करना है।
जो फ्रैक्शन में नीचे वैल्यू आ रही होती हैं उनका मल्टीप्लाई को ही संख्या मान सकते हैं या उनके एलसीएम को संख्या मानते हैं, लासापा को। ठीक है, ये मैंने आपको इस मेथड में ट्रिक बताई है। तो किसी संख्या का 3/2 निकालना है तो संख्या ऐसी सपोज करिए कि 2 से कटने वाली हो। दोबारा हम कह रहा था उसने गलती से संख्या का 3/2 उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया है। तो देखिए क्या करना है, आप कर चुके होंगे, आंसर भी आ चुका होगा अब तक। मैं इसको फाइनल टच देने जा रहा हूं, कैसे करेंगे। संख्या मैंने मान 2 मिनट के लिए मैं आपको दिखाऊं तो x का क्या 3/2 से संख्या का 3/2 भाग निकालने को बोला गया तो x का 3/2 तो यही होगा। ठीक है, लेकिन उसने भूलवश क्या किया है, उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया है। तो x में भाग कर दिया है किसका, 3/2 से, ये कर दिया। अच्छा, ये भाग का प्रोसेस कैसे सॉल्व होता है ये आपको सबको क्लियर होगा। भाग के निशान को गुणे में बदलते हैं और बाद वाली संख्या को रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं, अंश हर अंश बन जाता है। तो ये भाग के निशान को गुणे में बदला, बाद वाली संख्या को पलट दिया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली यार भाग तो गुणा ही होता है और बाद वाली संख्या को पलट देते हैं। तो कहने का मतलब है उसको करना था संख्या का 3/2 निकालना था, लेकिन गलती से उसने 3/2 का भाग कर दिया, मतलब गलती से उसने 2/3 का गुणा कर दिया। तो यार x ऐसी संख्या मानो, x ऐसी एक संख्या मानो कि 2 से कट जाए और 3 से भी कट जाए। x एक ऐसी संख्या मानो कि 2 से भी कटने लगे, 3 से भी कटे। तो सबसे छोटी ऐसी संख्या सोचें तो 2 और 3 का एलसीएम ले सकते हैं, या 2 और 3 जो नीचे हर आ रहे होते हैं फ्रैक्शन के, ये जो हर आ रहे होते हैं 2 और यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, उनके मल्टीप्लिकेशन को ही हम संख्या मान लेते हैं। तो मैंने संख्या मान ली, 2 और 3 का गुणा कर देते हैं, माना संख्या 2 × 3, तो ये कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, अब आते हैं संख्या 6 है तो संख्या का 3/2 पूरा क्वेश्चन फिर से करते हैं। संख्या कितनी थी, 6 का 3/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और दोबारा में क्या कर दिया उसने, 3/2 से भाग कर दिया है, तो अल्टीमेटली मतलब 2/3 का गुणा कर दिया है। तो 2/3 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, 2/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6, 4 आ जाएगा। तो 9 पहले सही आना चाहिए था, बाई चांस मिस्टेक से उसकी 4 आ रहा है, तो कितना आंसर उसका रिड्यूस हो गया, कितना कम हो गया है, तो 5। मेरे अकॉर्डिंग 5, क्वेश्चन में कितना बता रहा है, 10 कम। तो मैं बोलूँगा 5 का मान, मेरे अकॉर्डिंग 5 कम, 9 से 4 कितना कम, 5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 कम, तो 5 का मान 10, 5 का मान 10, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2, 1 का मान 2। हमसे कह रहा था संख्या का मान, संख्या कितनी है, तो संख्या तो मैंने 6 मान रखी थी ना, तो 6 का मान निकाल देंगे, तो 6 का मान 12, ऑप्शन आ जाएगा बी पार्ट। ऑप्शन इस क्या हो जाएगा, बी पार्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे डील करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे मूव कर रहे हैं। ये भी आसान है और ये प्रैक्टिस अपने आप से कीजिए। और क्या इसका फाइनल आंसर आएगा, इसमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन वैसे ही है। संख्या में आपकी देखिए, संख्या का 8/9 निकालना को बोला गया, लेकिन उसको भिन्नों का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन कह रहा है भिन्नों का, उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, तो उस वजह से क्या हुआ है, 8/9 निकालने को बोला गया था, लेकिन उसने निकाल दिया 9/8, उस संख्या का 9/8। तो जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हर में आ रहा है 9 और 8, इनका मल्टीप्लिकेशन या इनके एलसीएम को संख्या मान लेते हैं। तो 9 और 8 का एलसीएम या 9 8 का मल्टीप्लिकेशन 9 8 72 मान लेंगे, तो माना संख्या 72। ठीक है, अब इस संख्या पूरा क्वेश्चन करेंगे, 72 का 8/9 निकालेंगे, कितना आएगा, 9 8 72, 64 आ जाएगा। और लेकिन उसने कर क्या दिया है, 72 का 9, उसको नॉलेज नहीं थी, 72 का 9/8 निकाल दिया है, तो 8 9 72, 81 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 64 से 81 कितना ज़्यादा, तो मेरे अकॉर्डिंग 64 से 81 17 ज़्यादा, तो 17 ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में बता रहे हैं 85 ज़्यादा, तो 17 का मान 85 लिखेंगे। मेरे अकॉर्डिंग 17, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 85 ज़्यादा, तो 1 का मान 5, 1 का मान 5। तो हमसे कह रहा था वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या फाइंड आउट करने को कह रहा था। संख्या कितनी मानी है, 72, तो 72 का मान निकालेंगे, तो 72 × 5, 72 × 5, तो आंसर हो जाएगा 360। 72 × 5, तो आंसर हो जाएगा 360। आई होप क्लियर हो गया होगा अब तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्रिक 5। ट्रिक 5 क्या है, ट्रिक 5 जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे और उनको कैसे डील करना है देखते हैं।
इस टाइप में क्या होगा, जब भी क्वेश्चन में, मैथ्स के क्वेश्चन में क्रमागत, लगातार या कॉन्जिक्यूटिव, ये वर्ड्स, ये कीवर्ड्स लगे होते हैं। क्रमागत, लगातार या कॉन्जिक्यूटिव, इंग्लिश में कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो उसमें 3 टर्म्स के आगे ये वर्ड लगे रहते हैं। क्रमागत प्राकृतिक संख्या कहेगा, क्रमागत सम संख्या कहेगा, या क्रमागत विषम संख्याएं कहेगा, ठीक है। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं मतलब कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 से लेकर स्टार्ट होंगे इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऐसे क्रमागत सम संख्याएं कौन सी होंगी, लगातार कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से होंगे, तो वो होंगे लगातार होने चाहिए, ठीक है। तो सम संख्याएं या विषम संख्याएं 2 2 के गैप पे होती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 ये 1 के गैप पे होती हैं। सम संख्याएं तो 2 4 6 8 ऐसे होती हैं, 20 22 24 26 ऐसे। और विषम संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, लगातार विषम संख्याएं भी 2 2 के गैप पे होती हैं, जैसे 19 21 23 25 27 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्रमागत जब भी वर्ड लगा होता है, कहने का मतलब, तो ये लगातार या कॉन्जिक्यूटिव जो वर्ड होते हैं ये एक समानांतर श्रेणी में होते हैं। क्रमागत सम संख्याएं कहेगा, क्रमागत विषम या क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 1 के गैप पे, तो समान अंतर पे ही तो है 1 1 के गैप। और क्रमागत सम विषम कहेगा तो 2 2 के गैप पे, तो ये भी तो 2 2 के गैप पे है, तो समानांतर श्रेणी में तो है। कहने का मतलब क्रमागत जब भी वर्ड लगा होगा तो एक समानांतर श्रेणी बनेगी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बनेगी, ठीक है। तो जब भी समानांतर श्रेणी बनती है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, समानांतर श्रेणी का औसत जो होता है ठीक बीचों बीच लाई करता है। मैंने क्या बोला, समानांतर श्रेणी का औसत जो होता है एवरेज ठीक बीचों बीच भागने का प्रयास करता है, ठीक बीचों बीच लाई करता है, ठीक बीचों बीच जाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को मैं ब्रेक करूंगा। और क्या है देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया है, योग दिया गया है तो औसत निकाल सकते हैं। औसत मैं क्यों निकालने जा रहा हूं, क्रमागत संख्याएं समानांतर श्रेणी में होती है और समानांतर श्रेणी का जो औसत होता है ठीक बीचों बीच होता है, ठीक। तो इस कारण से मैं ये योग दिया, मैं औसत पहले निकालने में इंटरेस्टेड हूं। तो मैं यहाँ पे औसत मुझसे नहीं पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है कुछ और, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं एवरेज निकालने में, क्योंकि समानांतर श्रेणी का औसत ठीक बीचों बीच लाई करता है। तो चलिए आते हैं औसत निकालते हैं। और औसत जो होता है एवरेज, ये आपको पता होगा, औसत का एक ही रामबाण फार्मूला है, पूरे चैप्टर का इकलौता फार्मूला होता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, ठीक है। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो योग आपको क्वेश्चन में दिया गया है 270 बटे संख्याएं कितनी हैं 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 55 25 और 5 चौको 20, 54। औसत एवरेज कितना आ रहा है 54। तो 5 संख्याएं क्रमागत, वो ये नेचुरल नंबर होगा क्योंकि मेंशन नहीं है, क्रमागत कुछ लिखा नहीं, सम विषम, तो प्राकृतिक संख्याएं ही होंगी। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं तो 1 2 3 4 5 ये होंगी 5। तो मुझे पता है समानांतर श्रेणी का जो औसत होता है, ठीक समांतर श्रेणी का जो औसत होता है ठीक बीचों बीच लाई करता है, ठीक है। तो औसत ठीक बीचों बीच बैठालना है, तो 54 ठीक बीचों बीच बैठालना है, तो कहां पे आएगा, 5 संख्याओं का मिडिल ढूंढना है। तो इसके लिए ये छोड़ देंगे, इसके लिए ये, यहां आएगा 54, यहां आ जाएगा 54। तो ये 54 है और क्रमागत नेचुरल नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो 54 के बाद कितनी आएगी 55, इसके बाद 56, इसके पहले 53 एंड सो ऑन, इसके पहले 52। तो हमसे कह रहा था 5 दूसरी और 5वीं संख्याओं का योग कितना होगा, तो दूसरी हो गई 53 और पांचवी हो जाएगी 56, तो इसका योग हो जाएगा 109, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 109। आई होप क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया है। समानांतर श्रेणी का औसत ठीक बीचों बीच लाई करता है, और जब भी वर्ड लगा होता है क्रमागत या लगातार, तो ये अपने आप से ही समानांतर श्रेणी बनाते हैं, ठीक है। 1 1 के गैप पे या 2 2 के गैप पे होंगे समानांतर क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है। तो यार योग दिया है तो औसत निकालो ना, क्योंकि इस क्रमागत है तो समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी का औसत क्या होता है ठीक बीचों बीच लाई करता है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आई होप अब तक आपने आंसर बता दिया होगा, एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। औसत आ जाएगा 200 योग बटे कुल संख्याएं,
तो कुल संख्याएं कितनी है 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, 7 8 56, 38 आ जाएगा। कितनी संख्या थी 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 7 का मिडिल कैसे देखेंगे, इसके लिए ये छोड़ दिया, इसके लिए ये छोड़ दिया, इसके लिए ये छोड़ दिया, मिडिल आ जाएगा ये, ठीक है। 7 का मिडिल निकालना है, 7 का ठीक बीचों बीच निकालना है, तो क्या 7 का मिडिल निकालने के लिए 7 का आधा कर दो। 7 का आधा करते हैं तो यार हो ही नहीं पा रहा है, तो दशमलव में जा रहा है। 7 का मिडिल टर्म ढूंढना है तो तुरंत आधा करेंगे, लेकिन यार ये तो बीच में जा रहा है, दशमलव में जा रहा है। तो क्या करना होगा, जब आधा पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है 7 का, तो 7 में एक जोड़ के 8 का आधा कर दो। 8 का तो आधा हो जाएगा ना, तो चौथा 8 का आधा कितना, चौथा, फोर्थ टर्म मिडिल टर्म होगा, 1 2 3 4, चौथा मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है। और यदि यहीं पे 6 लिखा होता तो 6 का मिडिल टर्म ढूंढना होता, तो 6 का तो आधा पॉसिबल है ना, तो 6 का आधा पॉसिबल है तो कर दो। तो 6 का आधा 3 मिडिल होगा, और जस्ट मिडिल टर्म से अगला भी चौथा, मतलब थर्ड और फोर्थ। 6 यदि लिखा होता उसका मिडिल टर्म होता, थर्ड और फोर्थ टर्म मिडिल होते हैं, ठीक है, दोनों ही मिडिल होते हैं। तो सम संख्याएं लिखी होती हैं तो कैसे करते हैं, और इवन होती हैं तो कैसे करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए आते हैं, इसका ये मिडिल हो जाएगा और इस पे 38 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। अब यार ये यहाँ पे लिखा था क्रमागत सम संख्याएं, और सम संख्याएं तो दो के गैप पे होती है ना, तो 38 से नेक्स्ट हो जाएगी 40 42 44, और इसके पहले हो जाएगी 36 34 32, ठीक है। हमसे कह रहा था 5वीं सम संख्या, तो 5वीं सम संख्या पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, आंसर हो जाएगा 40। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूव करते हैं। इसमें लिखा है 4 क्रमागत विषम संख्याएं और उनका योग दिया गया 424। हमसे कह रहा है सबसे छोटी सबसे बड़ी, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी पूछा है सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले क्रमागत वर्ड लिखा ही है, तो सम हो, विषम हो या नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो, तो समानांतर श्रेणी में, तो समानांतर श्रेणी का औसत निकालना होता है। तो सबसे पहले औसत ही निकालते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं औसत समानांतर श्रेणी का। औसत हो जाएगा योग बटे कुल संख्याएं, तो 424 बटे कुल संख्याएं थी 4, तो 4 छंग 4 की 4 और 4 छंग 24, 106। कितनी संख्याएं थी 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 106 औसत समांतर श्रेणी का औसत ठीक बीचों बीच, तो ठीक बीचों बीच बैठाना है, तो पहले के लिए ये छोड़ दो, दूसरे के लिए ये छोड़ दो, ठीक बीचों बीच यहाँ आएगा। या मैंने बताया था 4 संख्याओं का मिडिल ढूंढना है, तो 4 का आधा पॉसिबल होता है तो कर दो, 4 का आधा 2 और 2 से अगला 3, 2 और 3 मिडिल टर्म होंगे, तो 2 और 3 मिडिल होंगे, इनका भी मिडिल कौन सा होगा, इसके बीच में सेकेंड और थर्ड का भी मिडिल यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 संख्याओं का मिडिल यहाँ कहीं होगा, और यहाँ पे हम बैठा देंगे 106 को, तो 106 यहाँ पे हम लिख देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब 106 यहाँ पे आ रहा है, तो 106 से अगली यहां पे लिखनी है, तो 106 से अगली विषम चाहिए, तो 106 से अगली विषम, तो यार ऑब्वियसली 107 ही होती है। 107 से विषम 109, 107 से पहली या 106 से पहली विषम 105 103, ठीक है। हमसे सबसे बड़ी पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा 109। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैंने 5 ट्रिक बताई और 5 ट्रिक में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए कैसे कैसे। तो ऐसे ही मैं और भी आगे मैथ्स में बहुत सारी ट्रिक्स आपके वीडियोज के थ्रू लाऊंगा, ठीक है। आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। पूरी मैथ्स को आपको ऐसे पढ़नी है कि कभी भी रिवीजन की जरूरत ना पड़े। जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आए, हमारा पेन चले, वो सारे क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।